प्यारे बच्चों, अब तक हमने बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो कवर कर लिया पूरा। आज के लेक्चर में हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड को कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन्स पर आएंगे। तो प्रोटीन्स के बारे में ये क्या लिखते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड है। तो पॉलीपेप्टाइड समझने के पहले आपको पेप्टाइड बॉन्ड समझना पड़ेगा। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है। तो ये सपोज ये पहला अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड 1, और ये R2 लिखा हुआ है, ये अमाइनो एसिड 2। ठीक है। तो पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ये दोनों पेप्टाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप से वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। और ये जो CONH बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, या इसी को हम कहते हैं एमाइड लिंकेज। तो दो अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ गया तो जो कंपाउंड बना वो डाइपेप्टाइड बनेगा। डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड वर्ड से ये इंप्रेशन जाता है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ये सही नहीं है। डाइपेप्टाइड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को इंडिकेट करता है। अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, ये दोनों मिलकर के डाइपेप्टाइड बना रहे हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे जब अमाइनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, मतलब इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे। एंड दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा अभी हमने बताया कि अमाइनो एसिड देखो, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड। हर दो अमाइनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़ेगा? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा। पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। देन प्रोटीन्स जो हैं दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का पॉलीमर कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल, सिर्फ लिपिड्स को छोड़ के, हमने पहले भी बता रखा है कि लिपिड्स को छोड़ करके जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉलीमर है। तो प्रोटीन्स किसका पॉलीमर है? प्रोटीन्स पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का। और प्रोटीन में पार्टिसिपेट करने वाले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 20 होते हैं। 20 अमाइनो एसिड। नेचर में अमाइनो एसिड के नंबर बहुत सारे, 1000 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन प्रोटीन के फॉर्मेशन में सिर्फ 20 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। और ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो जेनेटिक कोड से स्पेसिफाई होने होने वाले अमाइनो एसिड। ये सब कुछ नाम दिया हुआ है, लाइनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, ये सब कुछ अमाइनो एसिड्स हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन्स जो है वो हेटेरोपॉलीमर है। अब तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो सिर्फ अमाइनो एसिड का बना हुआ है, अमाइनो एसिड का पॉलीमर है तो हेटेरो कैसे होगा? प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक जैसे अमाइनो एसिड नहीं होते। देखो ये सारे अमाइनो एसिड, एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, इन सबको तोड़ेंगे तो अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स हमें मिलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेटेरोपॉलीमर। ये होमोपॉलीमर नहीं है। यदि वो एक ही तरह के अमाइनो एसिड का बना होता तो ये होमोपॉलीमर होता है, लेकिन ये होमोपॉलीमर नहीं है, ये हेटेरोपॉलीमर। एक्चुअली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट करते हैं ना 26, तो 26 अल्फ़ाबेट मिल करके अलग अलग सीक्वेंस में मिल करके अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं, अलग अलग तरह के वर्ड्स बनाते हैं। उसी तरह प्रोटीन के फॉर्मेशन में अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड आपस में लिंक होकर के, डिफरेंट सीक्वेंस में लिंक होकर के अलग अलग तरह के क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है। तो एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि हमारे प्रोटीन्स में, जो प्रोटीन्स है उसमें दो तरह के अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या फ़र्क है? नॉन एसेंशियल वो अमाइनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी में खुद बनता है। हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होने वाले अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल इसलिए है कि उससे हमें बाहर से लेना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, एसेंशियल अमाइनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट, क्योंकि आपके बॉडी में वो नहीं बनता, हमारे आपके बॉडी में नहीं बनता। और जो हमारे आपके बॉडी में नहीं बनता उसे हमें बाहर से लेना पड़ेगा। दैट्स वाई एसेंशियल अमाइनो एसिड।
और एक ऐसा कोई प्रोटीन जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हों, उसको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। जैसे एग है, मिल्क है, ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन है क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पर वैसे एनसीईआरटी में तो इनका नाम नहीं दे रखा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का, लेकिन हमें आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर वो नाम दे रखा है कि लाइसिन, मिथ्योनिन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, वेलिन, फिनाइलएलेनिन। ये सब कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। इनके नंबर 8 लिखे हुए हैं। एक और नीचे जो नंबर लिखा हुआ आर्जिनिन, आर्जिनिन ये कंडीशनली एसेंशियल है। कंडीशनल एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब ये होता है कि वो किसी कंडीशंस में रिक्वायर्ड है, वो हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होते। तो इनको मिला दो तो ये कितना हो जाता है? टोटल 9 अमाइनो एसिड एसेंशियल हो जाता है, जिसे हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेना होता है। अदरवाइज बाकी जो अमाइनो एसिड्स बचे वो सब क्या है? वो नॉन एसेंशियल है, वो हमारी बॉडी में बनते हैं। इनकेस आपको इनके लर्न करना हो नाम, तो एसेंशियल का नाम लर्न करिए, और बाकी जो बचा वो सब क्या है? नॉन एसेंशियल है, वो आपकी बॉडी में खुद बनते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन के बारे में एक ये टेबल है, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस लिखे हुए हैं, इनको भी समझना थोड़ा जरूरी है। बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बायो मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर, उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा डाइवर्स होता है, और प्रोटीन की डाइवर्सिटी उसके स्ट्रक्चर को लेकर के भी है और उसके फंक्शंस को लेकर के भी है। तो यहाँ पर फंक्शनल डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए एक टेबल बना हुआ है, ये दिखाने के लिए कि ये प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, और उनके कुछ फंक्शंस देख रहे हैं। तो मतलब ये मत समझा कि प्रोटीन एक तरह के फंक्शंस करते हैं, प्रोटीन कई तरह के फंक्शंस करते हैं। जैसे कोलेजन है, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। दो सेल के बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, दो सेल के बीच में जो मैट्रिक्स होता है, उनका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोलेजन। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया। ट्रिप्सिन एंजाइमेटिक प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया, है ना। ट्रिप्सिन एंजाइमेटिक प्रोटीन, ये बायोकैटलिस्ट, ये पैंक्रेटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन हार्मोनल प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया। इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल को कम करता है, कम करके वो नॉर्मल पर लाता है। एंटीबॉडी, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए होते हैं। रिसेप्टर, कई तरह के रिसेप्टर्स हैं, जैसे हार्मोन का रिसेप्टर सेल के सरफेस पर या हो या सेल के अंदर हो, हार्मोन के रिसेप्टर, स्मेल के रिसेप्टर, टेस्ट के रिसेप्टर, ये सारे रिसेप्टर प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। और ग्लूट4, ग्लूट का मतलब होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। 4 नंबर जो है ना, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पर एक ऐसे जानकारी के लिए आप जान सकते हैं कि ग्लूट1 जो है वो आरबीसी में डिस्कवर हुआ था, फिर ग्लूट2 स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर में होता है, ग्लूट3 हमारे जो है न्यूरॉन में होता है, और ग्लूट4 मसल्स और फैट सेल्स पर होता है। ये इंसुलिन सेंसिटिव है ग्लूट4, इंसुलिन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, इसलिए इंसुलिन सेंसिटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। तो ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये फैट सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं और मसल सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मत समझना कि प्रोटीन के इतने तरह के फंक्शंस होते हैं खाली। प्रोटीन के फंक्शनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके लिस्ट बनाए तो कई पेज भर जाएंगे, लेकिन हमें जो है यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी वाले सारे फंक्शंस को याद रखना है। एक दो और बात लिखी हुई, जैसे कोलेजन के बारे में हमने अभी देखा कि कोलेजन इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे एबंडेंट प्रोटीन कोलेजन होता है। लेकिन पूरे बायोस्फीयर की बात यदि हम करें, तो बायोस्फीयर में रुबिस्को, ये जो है प्रोटीन है, एंजाइम भी, एंजाइम एक्चुअली है, और ज़्यादातर एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं। तो रुबिस्को, रुबिस्को जो है ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड क्या हो गया? एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। ये हमने प्रोटीन के बारे में कर ली। अब एक दूसरा बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हम करने जा रहे हैं, इसको पता है पॉलीसैकेराइड।
तो सैकराइड वर्ड का मतलब होता है शुगर और पॉली का मतलब होता है मेनी। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन करते हैं कि कोई कार्बोहाइड्रेट यदि एक शुगर का बना हुआ है तो मोनोसैकेराइड, 2 से लेकर के 9 शुगर का बना हुआ है या 10 शुगर का बना हुआ है तो उसको ऑलिगोसैकेराइड कहेंगे। ऑलिगोसैकेराइड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 का बना है तो डाइसैकेराइड, 3 का बना है तो ट्राइसैकेराइड, 10 का बना है तो डेकासैकेराइड, और उससे ज़्यादा है तो उसको पॉलीसैकेराइड कहेंगे। तो पॉलीसैकेराइड में जो शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड को भी हम मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल पिलेट, एसिड इनसॉल्युबल पूल का पार्ट है। हमने शुरू वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो एसिड इनसॉल्युबल पिलेट का पार्ट होता है उसको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, और जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का पार्ट होता है उसको माइक्रोमोलिक्यूल। तो पॉलीसेकेराइड में ऐसा, जैसे अभी हमने प्रोटीन के बारे में किया कि प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड दोनों हो सकता है, होमो भी हो सकता है और हेटेरो भी हो सकता है, हेटेरो भी हो सकता है। हमारे बुक में जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो सारे होमो के एग्जाम्पल हैं। होमो पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि जब हम पॉलीसेकेराइड को ब्रेक करेंगे, पॉलीसेकेराइड को ब्रेक करने के लिए आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे, जब हम शुगर, तो हमें एक ही तरह का यदि शुगर मिलता है, जैसे मान लो ग्लूकोज मिल रहा है तो वो खाली ग्लूकोज मिल रहा है तो उसको होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे, और एक से ज़्यादा तरह के शुगर मिलते हैं तो उसको हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। तो होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड दो तरह के होते हैं। हमें यहाँ पर होमोपॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमें करना है। तो कुछ एक एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल आ रहा है आपके पास सेलुलोज का। सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लूकोज के पॉलीमर को ना आप ग्लूकेन कह सकते हैं। ग्लूकेन का मतलब है कि ग्लूकोज का बना है, OH हटा को एन लगा दो तो उसको ग्लूकेन कहेंगे। सेलुलोज ग्लूकेन कहला सकता है। और इसमें किस चीज़ का बना है? खाली वो ग्लूकोज का बना हुआ है, तो मोनोसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज सेलुलोज में जो ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, ये लिखा हुआ नहीं है, मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, उसमें β14 लिंकेज होता है। तो ये एक तरह का हो गया। सेलुलोज कैसा पॉलीमर है? होमो पॉलीमर है, क्योंकि सेलुलोज को जब हम तोड़ेंगे तो उससे सिर्फ हमें सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा, होमो पॉलीमर है। सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चरल पॉलीमर कह सकते हो, क्योंकि प्लांट सेल वॉल का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। दूसरा स्टार्च। स्टार्च जो है ये स्टोर्ड फूड होता है किसका? स्टार्च इज स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स का स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, है ना। तो इसमें एनिमल का स्टोर्ड फूड क्या होता है? ग्लाइकोज। तो ये दो चीज दोनों ग्लूकोज के बने होते हैं। दोनों में कई सिमिलरिटी है, कई डिफरेंसेस। सिमिलरिटी ये है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन और स्टार्च में कि दोनों रिजर्व फूड है। एक एनिमल का है ग्लाइकोजन, एक प्लांट का है स्टार्च। एनिमल में ग्लाइकोजन मेनली लिवर में और मसल्स में, इन दो जगहों पर स्टोर होता है। दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि इसमें दोनों तरह के पार्ट्स होते हैं, स्ट्रेट चेन पार्ट और ब्रांचिंग पार्ट। देखो ये स्ट्रेट चेन दिख रहा है, ये स्ट्रेट चेन दिख रहा है, और कहीं से ब्रांच निकल रहा है। तो जहां पर स्ट्रेट चेन पार्ट है वहां पर लिंकेज 1,4 लिंकेज होता है। 1,4 लिंकेज, जैसे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है और इसका 1 2 3 4, 1,4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। यहाँ स्ट्रेट चेन पार्ट में यहाँ भी देख रहे हो, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है, तो 1,4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। लेकिन जहां से ब्रांच निकल रही हो वहां पर 1,6 के बीच में, तो इस ग्लूकोज का देख रहे हो 6 कार्बन रिंग के बाहर है और इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, यहाँ पर कौन सा लिंकेज होगा? 1,6। लेकिन इसके बाद जितने भी होंगे ना वो 1,4 ही होंगे, है ना, 1,4 लिंकेज होंगे। तो 1,4 और 1,6 स्टार्च में भी होता है,
खाली ब्रांचिंग का जो पॉइंट होगा वहां पर 1,6 लिंकेज होगा, अदरवाइज वो स्ट्रेट चेन पार्ट में 1,4 लिंकेज होगा। 1,4 का मतलब है ऑर्डर में है वो, कि पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का 6 कार्बन, इनके बीच में ये ग्लाइकोसिटिक ओ ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और जो यहाँ पर लिखी है कि इन ए पॉलीसेकेराइड से फॉर ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ पर जैसे मान लो ये ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट 4 1 4 1 4 लिंकेज है। इसके बारे में इधर लिखा हुआ है कि जो राइट एंड है, राइट एंड ये वाला एंड होता है, इसको रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी शुगर को रिड्यूसिंग शुगर कहने के लिए, रिड्यूसिंग शुगर कहने के लिए उसके उसका जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो फ्री होना चाहिए। और ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, जो कार्बन नंबर 1 पर होता है। तो देखो ये जो लास्ट वाला ग्लूकोज है, इसका तो कार्बन नंबर 1 फ्री है, इसका तो 1,4 है ना, 1,4 से लिंक्ड है। तो ये कार्बन नंबर 1 पर ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड क्या होगा, फ्री होगा। तो एल्डिहाइड फ्री है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। लेकिन इस साइड का जो ग्लूकोज है, इसका तो 1, इस ग्लूकोज का 1 और इस ग्लूकोज का 4, तो 1 पर एल्डिहाइड होते हैं और एल्डिहाइड इसके साथ लिंक्ड। तो यदि एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता तो इसको हम रिड्यूसिंग कहते हैं। लेकिन इस पहले ग्लूकोज का जो लेफ्ट साइड में ग्लूकोज है, उसका एल्डिहाइड फ्री नहीं है, एल्डिहाइड फ्री नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो पॉलीसेकेराइड में राइट एंड रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो ये भी थोड़ा आपको समझिए। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून, सच फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड। इसे ना आयोडीन टेस्ट के बारे में जान लो। ये भी 3 मॉलिक्यूल हमने किए, सेलुलोज किया हमने, स्टार्च किया और ग्लाइकोजन किया। क्या फर्क है तीनों में, कि सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता, नो कलर। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर देता है आयोडीन के साथ, और स्टार्च जो है वो ब्लू कलर देता है। ये तो स्टार्च के बारे में यहाँ लिखा है, इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन एंड स्टार्च I2 ब्लू इन कलर, है ना, आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर देता है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस हेंस कैन नॉट होल्ड I2। आयोडीन को ये होल्ड नहीं करता, लेकिन वो होल्ड करता है और वो ब्लू कलर देता है स्टार्च, और ग्लाइकोजन कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। ये तीनों के बारे में हो गया। एक और केमिकल था जो हम रह गया यहाँ पे, वन इज किधर, एनुलिन। एक केमिकल होता है ना एनुलिन, एनुलिन इज, हाँ ये देखो ये रह गया था, एनुलिन। ये इंसुलिन नहीं है, कई बच्चे इसको इंसुलिन कंफ्यूज कर लेते हैं। एनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, मतलब फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। ये इनुलिन केमिकल का क्या इंपॉर्टेंस है कि ये डहेलिया प्लांट, जो डहेलिया प्लांट होता है उसको डहेलिया स्टार्च भी बोला जाता है, उसके ट्यूबर में स्टोर होता है। ये इसको हम फ्रक्टोज का पॉलीमर कहते हैं। तो ये इस पेज पर जो हमने 4 पॉलीमर हमने किए, उनमें से 3 ग्लूकोज का था। कौन कौन, स्टार्च भी ग्लूकोज का बना हुआ है, स्टार्च भी ग्लूकोज का बना हुआ है, ग्लाइकोजन भी स्टोर्च का बना हुआ है, सेलोज भी स्टोर्च का ग्लूकोज का बना हुआ है। सिर्फ इनुलिन किस चीज का बना हुआ है, इनुलिन फ्रक्टोज का बना हुआ है। तो इसको याद रखिए। प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक। अच्छा, अब थोड़े कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। इनमें से एक है एमिनो शुगर। एमिनो शुगर, शुगर के साथ जब एमिनो ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर, और ग्लूकोज के सेकंड एमिनो ग्रुप जब भी प्रेजेंट होगा ना, शुगर के सेकंड कार्बन पर OH रिप्लेस करके होगा। यहाँ पर H होता है और यहाँ पर नीचे OH होता है। OH की जगह यदि NH2 ग्रुप लगा दें तो उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोसमाइन, है ना, ग्लूकोसमाइन हो जाएगा।
तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर में आते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर किनको हम कहते हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर उन शुगर को कहते हैं जिसमें कोई दूसरा ग्रुप ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो जैसे इसमें इनकॉर्पोरेट होगा। या एक और केमिकल है एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन। गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है ना वो एपीमर है, और ये फोर्थ कार्बन से ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पर OH नीचे होता है। और यदि वो कंपाउंड गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में यही फर्क है, फोर्थ कार्बन पर OH यदि ऊपर हो, ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 4 कार्बन पर OH यदि ऊपर की तरफ हो तो उसको हम कहते हैं गैलेक्टोज। ठीक है, और गैलेक्टोज में हमने एन एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन। लेकिन यहाँ भी देख रहे हो कि जो एमाइनो ग्रुप है वो कहाँ पर लगा हुआ है? यहाँ भी एमाइनो ग्रुप सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है। तो ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं। और ये देखो कि द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। मतलब हेट्रोपॉलीमर का एग्जाम्पल आपके बुक में नहीं दे रखा है, होमोपॉलीमर। लेकिन एक आध यदि हम एग्जाम्पल करें कि सेलोज के अलावा प्लांट के सेल वॉल में हेमीसेलोज भी, तो हेमीसेलोज हेट्रोपॉलीमर, उसको आप तोड़ोगे तो 5 कार्बन शुगर भी मिलेंगे जैसे जाइलोज है, एराबिनोज है, और 6 कार्बन शुगर भी मिलेगा, गैलेक्टोज है, मैनोज है। ये सब 6 कार्बन शुगर एज वेल एज 5 कार्बन शुगर दोनों आपको मिलते हैं। तो वो हो गया हेमीसेलोज। किसका एग्जाम्पल हो गया? हेमीसेलोज एग्जाम्पल हो गया हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। या बैक्टीरिया के सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है NAG और NAM का। उसको तोड़ोगे तो NAG भी मिलेगा, NAM भी मिलेगा, NAG NAM दोनों मिलेगा, तो इसलिए उसको हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ हमने कवर कर लिया, प्रोटीन भी कवर कर लिया और हमने पॉलीसेकेराइड भी कवर कर लिया। न्यूक्लियोटाइड हमने एज ए माइक्रोमोलिक्यूल पहले कवर कर रखा है। न्यूक्लिक एसिड नई वाली NCERT में कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा। न्यूक्लिक एसिड को हम कवर करेंगे कहाँ पर? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, इसलिए हमने यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड को कवर नहीं किया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। जो थोड़ी बेसिक्स बातें हैं वो हमने ऑलरेडी वहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल वाला जो पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का, वहाँ पर हमने बता रखा है। तो आज के लेक्चर में हमने बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कवर कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।